प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है बीए द्वितीय वर्ष की इस पार्ट सेकंड अर्थात पेपर सेकंड की इस क्लास में, जहां हम एक महत्वपूर्ण नाटक के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। और यह महत्वपूर्ण नाटक है मोहन राकेश का लहरों के राजहंस। हमने स्टेप बाय स्टेप चलते हुए सबसे पहले इसका सामान्य परिचय प्राप्त किया। उसके बाद नाटकीय तत्वों के आधार पर जो नाटक के तत्व होते हैं उनके आधार पर क्रमशः हमने जो पिछली हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने कथा वस्तु का विस्तार से इसका विवेचन और समीक्षा कर ली है। आज हम जिस टॉपिक पर या जिस नाटकीय तत्व की विवेचना करने जा रहे हैं उसका नाम है नाटक के पात्र अर्थात चरित्र चित्रण। जब हम नाटक की समीक्षा करते हैं तो नाटक के पात्रों के हिसाब से नाटक की सफलता और विफलता का आकलन करते हैं। किसी भी नाटक को यदि सफल होना है तो बहुत कुछ निर्भर करता है उसके चरित्र विधान पर। नाटककार के लिए यह आवश्यक है कि जिन चरित्रों की वह सृष्टि उस नाटक के लिए कर रहा है वो पूर्ण रूप से उसके साथ न्याय संगत हों। पात्र ही कथा वस्तु को क्रमशः आगे बढ़ाते हैं और फलागम तक ले जाते हैं। उस हिसाब से हम इस नाटक के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा सा मानसिक स्तर आंकेंगे तत्कालीन लेखक का। मोहन राकेश चूंकि आधुनिक बोध के रचनाकार हैं और आधुनिकता बोध में एक कंसेप्ट आती है सामाजिक एकाकीपन की। मोहन राकेश के विभिन्न कहानियों में, विभिन्न उपन्यासों में और नाटकों में भी उनका एक अलग रूप सामाजिक एकाकीपन का हमें नजर आता है। सामाजिक एकाकीपन वह एक किस्म की अवस्था होती है जहां पर व्यक्ति समाज में रहते हुए भी, भीड़ में रहते हुए भी अजनबीपन का एहसास करता है। वह भीड़ में भी अकेलेपन का एहसास करता है, भीड़ में भी अकेला है। अर्थात जो मानसिक स्थिति उसकी अकेलेपन में भी है, अकेला रहने पर भी है, वही मानसिक स्थिति उसके सामूहिक रूप से सबके साथ रहने पर भी है। यह अवस्था अजनबीपन की अवस्था या सामाजिक एकाकीपन की अवस्था मोहन राकेश के विभिन्न रचनाओं में हमें देखने को मिलती है। अर्थात यह एक किस्म का द्वंद्व है और कहीं ना कहीं यह द्वंद्व जो है मोहन राकेश के इस आलोच्य नाटक लहरों के राजहंस के चरित्र विधान में भी समझ में आता है। तो बात करते हैं इसके चरित्र की। आज हम इस क्लास में जिन दो प्रमुख तत्वों की चर्चा करेंगे, चरित्रों की चर्चा करेंगे, वो इस नाटक के प्राण तत्व हैं। अर्थात पूरा का पूरा नाटक जो है इन्हीं दो केंद्रीय पात्रों के इर्द गिर्द घूमता है। ये दो पात्र जो है इन्हें हम नाटक का नायक और नायिका के नाम से संबोधित कर सकते हैं। अर्थात ये नाटक के केंद्रीय विधान है, केंद्रीय पात्र हैं जो संपूर्ण नाटक की परिधि में है, जिसमें हम पहला जो पात्र, जो कैरेक्टर है उसको एनालाइज करेंगे। पहले कैरेक्टर जो का नाम है नंद, जो कि इस नाटक का केंद्रीय पात्र है। यह जो नाटक है ये नंद के स्तर पर, उसकी बौद्धिक स्तर पर, उसके द्वंद्व के स्तर पर घटित होता है। नंद वास्तव में एक ऐतिहासिक पात्र है। ये जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो नंद जो है वो बुद्ध के सौतेले भाई है। महात्मा बुद्ध जिसने कि बौद्ध धर्म, बौद्ध संप्रदाय की शुरुआत की थी और विश्व को एक नई दुनिया से, एक नए आध्यात्मवाद से परिचित करवाया था, वो उनके सौतेले भाई हैं। और पूरा जो नाटक है वो इन्हीं के नायकत्व में घिरा हुआ है। अब हम बात करते हैं इस नाटक के नायकत्व की सार्थकता पर। चूंकि केंद्र में जो प्रमुख पात्र है वह नंद है, तो इसकी जो केंद्रीयता है वह भी अकाट्य है। पूरा नाटक नंद के विचारों पर, नंद की मनोदशा पर, नंद के अंतर्द्वंद पर अवलंबित है। पूरा नाटक जो है, अन्य पात्र भी कहीं ना कहीं नंद से प्रभावित होते हैं। अतः
संदेह रूप से यह इस नाटक का केंद्रीय पात्र होते हुए नायकत्व के रूप में सुशोभित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह जो पात्र है वह वैचारिक रूप से देखा जाए तो अंतर्द्वंद से ग्रसित है, लेकिन अंतर्द्वंद से परे हटके ये एक राजकुमार है और देखने में स्वस्थ और सुंदर है और वीरोचित गुणों का भी इसमें समावेश है, क्योंकि यह एक बड़े साम्राज्य का अधिपति है, तो इसमें नायकत्व के सारे गुणों का होना लाजमी है। लेकिन जब बात आती है इसकी अंतर्द्वंदता की या द्वैध की स्थिति पर, तब यहाँ पर आलोच्य नायक को हम थोड़ा सा कमजोर पाते हैं। यह जो नायक है यह दुविधा से ग्रसित है। एक स्तर पर यह बुद्ध से प्रभावित है, बुद्ध की आत्मिक शांति के उपदेश इसे आकर्षित करते हैं। जब यह सुंदरी के पास होता है तब भी इसका मन बौद्ध की ओर जाता है, अर्थात जब यह भौतिकतावादी जहां इसको दृष्टिकोण रखना चाहिए वहां इसके मन में आध्यात्मिक दृष्टिकोणों का आविर्भाव होता है, और जहां यह बुद्ध के समीप होता है अर्थात जहां आध्यात्मिक दृष्टिकोण होना चाहिए वहां पर इसको सुंदरी की याद आती है, अर्थात इसका मन जो है वो डांवडोल होता है भौतिक सुखों के लिए। तो नंद का जो पात्र है वह इस द्वैध स्थिति से घिरा हुआ है और आलोडन और विलोडन की स्थिति से यह जूझता रहता है। तो जहां पर इसको आध्यात्मिक भाव रखना चाहिए यह भौतिक भाव से ग्रस्त रहता है, और जहां पर भौतिक सुखों के प्रति इसका दृष्टिकोण स्पष्ट होना चाहिए वहां पर इसका मन जो है वो आध्यात्मिक सुखों की ओर, आध्यात्मिक शांति की ओर आकर्षित होता है। तो इस प्रकार का यह पात्र है। यह पात्र अपनी पत्नी सुंदरी के प्रति बहुत ज्यादा अनुरक्त है, अर्थात सुंदरी जो प्रतीक है भौतिक सुखों का उसकी ओर आकर्षित है और उससे प्रेम भी करता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके मन में एक छटपटाहट है उस अज्ञात लोक को पहचानने की जो अखंड शांति का प्रदाता है। वास्तव में अगर देखा जाए तो नंद जो है, नंद का जो पात्र की सृजना हुई है वह मोहन राकेश ने मन के प्रतीक के रूप में की है, क्योंकि मन जो है वो चंचल होता है, मन स्थिर नहीं होता, मन विभिन्न स्तर पर भटकता रहता है। तो यही जो भटकाव का जो क्रम है यह मोहन राकेश ने आरोपित किया है इस नाटक के केंद्रीय पात्र अर्थात नंद के ऊपर। नंद की जो विडंबना है कि यह चुनाव करने में असफल होता है, यह सही समय पर सही चुनाव करने में असक्षम है। जहां पर इसे आध्यात्मिक शांति चाहिए वह उसका चुनाव नहीं कर पाता, जहां पर इसे भौतिक सुख चाहिए वहां पर उसका चुनाव नहीं कर पाता। अर्थात यह पात्र जो है वो एक आलोडन विलोडन वाली मन स्थिति से घिरा रहता है, और यही इस नाटक का केंद्रीय भाव है और यही इसकी विडंबना है, यही इसकी केंद्रीय वस्तु है। अब हम बात करते हैं इस नाटक के दूसरे प्रमुख पात्र की, जो दूसरा पात्र है वह भी इस नाटक के केंद्र में है और जिसे नाटक की नायिका के नाम से संबोधित कर सकते हैं, और उस दूसरे पात्र का नाम है सुंदरी। सुंदरी नंद की पत्नी है। सुंदरी सांसारिक सुखों का प्रतीक है। यह रूप गर्विता नायिका है जिससे अपने रूप पर अभिमान है। वह समझती है कि इस रूप के बलबूते पर वह पूरी दुनिया को अपने इर्द गिर्द नचा सकती है। वह पूरे सामाजिक परिवेश के केंद्र में है और वो ये समझती है कि नंद सहित जो पुरुष वर्ग है वह उस सौंदर्य का अनुगामी है, उस सौंदर्य से मुग्ध है और उस सौंदर्य के बल पर वह चाहे जो करवा सकती है, अर्थात एक शक्ति का केंद्र बनी हुई है। यह बात है नंद सुंदरी। सुंदरी सांसारिकता का प्रतीक पात्र है। इसके अलावा यह एक रूप गर्विता नायिका है, लेकिन सुंदरी का जो पात्र है वह यह मानता है कि गौतम बुद्ध की विफलता अर्थात गौतम बुद्ध को बुद्ध होने में यशोधरा की विफलता है, अर्थात यशोधरा का रूप पाश इतना कमजोर था कि उसके चंगुल से निकलकर बुद्ध जाकर सिद्धार्थ से बौद्ध बन गए। तो कहीं ना कहीं
सिद्धार्थ के बुद्ध बनने की प्रक्रिया में उसकी पत्नी यशोधरा को यह उत्तरदायी मानती है। मोहन राकेश ने लहरों के राजहंस में सुंदरी का जो पात्र है वो विविध कलाओं से संयुक्त किया है। सुंदरी रूप गर्विता है, सौंदर्य की स्वामिनी है, रानी है तथा अपने रूप पास में सबको मुग्ध करके रखती है, लेकिन इसके अंदर और भी कई गुण हैं। यह व्यवहारिक है, यह विभिन्न प्रकार के आयोजन सफलतापूर्वक कर सकती है, इसे विभिन्न प्रकार की मदिरा बनाने का ज्ञान है, यह सफलतापूर्वक कामोत्सव का आयोजन करती है और उसकी रूपरेखा तय करती है, अर्थात इसको उच्च स्तरीय मैनेजमेंट का भी ज्ञान है। तो विभिन्न प्रकार के गुणों से तो संपन्न थी ही, इसके अलावा इसके अंदर वाक चातुर्य का भी गुण मौजूद था। यह अपने इरादों में स्पष्ट है, यह नायक नंद की तरह अस्पष्टतावादी नहीं है, ढुलमुल रवैये में नहीं जीती, द्वैधता से ग्रसित नहीं है। इसका एक ही स्पष्ट मोटो है और वह है भौतिक सुख, अर्थात सुंदरी का जो पात्र है वो भौतिक सुखों का अनुगामी है। उसके अंदर एक स्पष्टता है, उसके अंदर एक विचारों की द्वैधता नहीं है और यही इसकी शक्ति है। हालांकि मोहन राकेश ने इसे भी राजहंस के रूप में, प्रतीक के रूप में देखा है, लेकिन अगर हम वास्तव में इस नाटक का विश्लेषण करें तो राजहंस केवल जो मन का प्रतीक है वह केवल नंद है। सुंदरी का जो पात्र है वो पूरी तरह से भौतिकतावादी है, भौतिक सुखों का अनुगामी है और उसमें एक प्रकार की स्पष्टता है, वह कहीं भी भ्रमित नहीं होता। तो ये जो दोनों नाटक के केंद्रीय पात्र हैं वह वास्तव में इस नाटक के केंद्रीय पात्र हैं और नायक और नायिका दोनों की संपूर्ण गुणों का जो एक शास्त्रीय पक्ष है उसको अंगीकृत करते हैं, अर्थात दोनों की जो नायक और नायिकत्व की जो अवधारणा है वह दोनों पर पर्याप्त रूप से लागू होती है, दोनों केंद्र में निहित हैं और सारे के सारे जो पात्र हैं वो इनसे प्रभावित होते हैं। अतः ये दोनों ही इस नाटक की सफलता के असंदिग्ध पात्र हैं और सही अर्थों में नायक और नायिका बनने के हकदार भी हैं। तो अगली क्लास में हम और दूसरे पात्रों का भी परिचय प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।